जिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेट प्रोग्रामिंग। तो स्टूडेंट्स अगेन एज अ कंप्यूटर इंजीनियर एक नया प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट तुम्हारे सामने इस सेमेस्टर में है। इलेक्टिव सब्जेक्ट है। आई होप सबका कॉलेज चालू हो गया रहेगा एंड सबको ये इलेक्टिव ऑप्ट किया गया रहेगा। आपने सेमेस्टर 2 में सी प्रोग्रामिंग पढ़ा था, सेमेस्टर 3 में यू हैड स्टडीड जावा प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन भी देखा था जिसका नाम था डेटा स्ट्रक्चर। सेमेस्टर 4 में यू हैड स्टडीड पाइथन प्रोग्रामिंग एंड इन दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इंटरनेट प्रोग्रामिंग। यार अगर इंटरनेट प्रोग्रामिंग की बात करूं ना तो मुझे लगता है सबका कॉलेज वगैरह चालू हो गया रहेगा। इंटरनेट प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग ऑफ योर एंटायर प्रोग्रामिंग फैमिली। क्योंकि इंटरनेट प्रोग्रामिंग के अंदर आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेके वो प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ने वाले हो। इसके अंदर करीब करीब आपको 5-6 टाइप के अलग अलग प्रोग्रामिंग पढ़ने हैं। अगेन करियर पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि जिन स्टूडेंट को वेब टेक्नोलॉजी में या वेब इंजीनियरिंग में अपना करियर करना है, फॉर देम दिस सब्जेक्ट इज वेरी मच नेसेसरी, वेरी मच इसेंशियल। दोनों ब्रांचेस को सब्जेक्ट है, कॉम्स को भी है सेम सब्जेक्ट, आईटी को भी है एंड काफी ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है। तो चलिए चालू करते एक नया प्रोग्रामिंग, एक नया सब्जेक्ट जिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग का नाम है इंटरनेट प्रोग्रामिंग। फाइन स्टूडेंट। यार बाकी सारे सब्जेक्ट की तरह ना इसके अंदर भी टोटल 6 मॉड्यूल्स अपने को पढ़ने हैं। मैं अभी आपको कौन सा मॉड्यूल है, मॉड्यूल का नाम वगैरह क्या है, वो सब बातें नहीं बताता बैठता। हम लोग डायरेक्टली आज इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक चीजें आज रादर हम लोग स्टार्ट भी करने वाले हैं। जो एक्चुअल कंटेंट है, जो मेन कंटेंट है, उसको हम लोग अपने सेकंड लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। फाइन स्टूडेंट। तो आज बेसिकली क्या है और स्टार्ट क्या है वो जरा देखते हैं। मेरा आवाज सबको क्लियर है राइट? जरा फीडबैक दो मुझे कोई तो अनम्यूट करके। यस सर। ओके। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू एंड लेट मी स्टार्ट विद दिस सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट, मेरे जैसे आप सबको पता है सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेट प्रोग्रामिंग, राइट? इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू? यस सर। मेरे सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेट प्रोग्रामिंग एंड पूरा सब्जेक्ट जो है वो ना स्टूडेंट एक आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। जिस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर का नाम है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मतलब पूरा सब्जेक्ट इस आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे आर्किटेक्चर है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, क्लाउड आर्किटेक्चर होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता है। अपेरेंटली अपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग के करिकुलम में आप वो आर्किटेक्चर भी देखने वाले हो। बेसिकली इस सब्जेक्ट में वी आर गोइंग टू फॉलो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो आज अपना लेक्चर उधर से चालू करते हैं। व्हाट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर? रादर सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, व्हाट इज क्लाइंट, व्हाट इज सर्वर? स्टूडेंट क्लाइंट सर्वर ये वर्ड तो आपने मेरे मुंह से भी पहली बार सुने रहेंगे या रादर इसके पहले भी बहुत बार सुने रहेंगे। सो व्हाट इज क्लाइंट, व्हाट इज सर्वर? अगर मैं पूछूं तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे आंसर देते हैं क्लाइंट मतलब वो जिसको हमेशा सर्विस चाहिए होता है, उसको मैं बोलता हूं क्लाइंट। क्लाइंट इज द वन हु ऑलवेज वांट्स द सर्विस, इज नथिंग बट द क्लाइंट। तो यार क्लाइंट है ना कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ मशीन, इट कैन बी अ कंप्यूटर, इट कैन बी अ हार्डवेयर, इट कैन बी एन एप्लीकेशन, इवन इट कैन बी अ पर्सन। ऐसा कोई भी जिसको हमेशा सर्विस चाहिए होता है उसको मैं बोलता हूं क्लाइंट। इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में ना क्लाइंट का एकदम अच्छा डेफिनेशन दिया गया है। टेक्स्ट बुक में दिया गया है क्लाइंट इज द सर्विस अक्वायरर। क्लाइंट मतलब वो जिसको हमेशा सर्विस चाहिए होता है, उसको मैं बोलूंगा क्लाइंट।
तो आज और आज के बाद अगर किसी ने क्लाइंट का डेफिनेशन पूछा तो क्लाइंट का डेफिनेशन ये आएगा, क्लाइंट इज दी सर्विस अक्वायरर। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका कंप्यूटर हो सकता है, वो आपका मोबाइल हो सकता है, वो आपका डेस्कटॉप हो सकता है, वो आपका कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है। जिसको सर्विस चाहिए उसको मैं बोलूंगा क्लाइंट। यार मेरे क्लाइंट को चाहिए होता है सर्विस, एंड क्लाइंट को सर्विस देने का काम जो कंप्यूटर जो एप्लीकेशन करता है उस एप्लीकेशन को मैं बोलता हूं सर्वर। सर्वर जिसका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना, क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए ना वो देने का काम करेगा सर्वर। इसके लिए सर्वर का डेफिनेशन लिखा जाता है, सर्वर इज द सर्विस प्रोवाइडर। सर्वर इज सर्विस प्रोवाइडर। तो क्लाइंट इज द सर्विस अक्वायरर एंड सर्वर इज सर्विस प्रोवाइडर। क्लाइंट को सर्विस चाहिए होता है और सर्वर सर्विस देता है। दुनिया में पहली बार ये जो दो टर्म्स है क्लाइंट एंड सर्वर, ये पहली बार जिस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए उस कंपनी का नाम था WWW। सबको फुल फॉर्म पता है WWW का? कोई मुझे अनम्यूट करके बताओ व्हाट इज WWW? वर्ल्ड वाइड वेब। एग्जैक्टली, वर्ल्ड वाइड वेब। इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस संस्था ने पहली बार क्लाइंट सर्वर ये वर्ड इंट्रोड्यूस किए थे। उन्होंने सिर्फ क्लाइंट सर्वर क्या है वो ही नहीं बताया था, WWW ने क्लाइंट सर्वर एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं इवन वो भी बताया था। WWW ने क्लाइंट सर्वर एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं ये बताने के लिए जो आर्किटेक्चर बताया उस आर्किटेक्चर का नाम है 2-tier आर्किटेक्चर। मेरा आर्किटेक्चर का नाम है 2-tier आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर को 2-tier आर्किटेक्चर इसके लिए बोला गया क्योंकि आर्किटेक्चर के अंदर सिर्फ दो ही एंटिटीज थे, क्लाइंट सर्वर, सिर्फ दो लोग थे, इसके लिए आर्किटेक्चर को बोला गया 2-tier आर्किटेक्चर। तो चलो देखते हैं 2-tier आर्किटेक्चर में क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ काम कैसे करते हैं। आप सबको तो पता है क्लाइंट मतलब सर्विस अक्वायरर, क्लाइंट मतलब जिसको सर्विस चाहिए होता है, बरोबर ना? तो क्लाइंट को सर्विस मिले इसके लिए स्टूडेंट मेरा क्लाइंट मेरे सर्वर को हमेशा भेजता है HTTP रिक्वेस्ट। HTTP मुझे लगता है इसका भी फुल फॉर्म सबको पता ही रहेगा। क्या फुल फॉर्म है HTTP का? टेल मी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बरोबर, आपको तो पता है। इस सेमेस्टर में तो आप CN कंप्यूटर नेटवर्क भी पढ़ रहे हो, राइट ना स्टूडेंट? CN के अंदर तो आप ढेर सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ने वाले हो। HTTP, TCP, UDP ये सारे प्रोटोकॉल्स है, इनको यूज करके डेटा ट्रांसफर किया जाता है। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल। ये कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग HTTP के रूल्स यूज करते हैं। इसके लिए रिक्वेस्ट को मैं बोलूंगा HTTP रिक्वेस्ट। तो पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट क्लाइंट मेरे सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई मुझे सर्विस दे, सर्वर मेरे क्लाइंट को सर्विस देगा। मतलब सर्वर मेरे क्लाइंट को सेंड करेगा। हेलो, मतलब सर्वर मेरे क्लाइंट को सेंड करेगा HTTP रिस्पॉन्स। आई रिपीट, मैंने बोला क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, सर्विस दे मुझे, जिस रिक्वेस्ट को बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट, एंड सर्वर मेरे क्लाइंट को सर्विस देता है जिसको मैं बोलता हूं HTTP रिस्पॉन्स। दोनों में जो सिंपल सा आर्किटेक्चर होता है ना स्टूडेंट, उस आर्किटेक्चर का नाम है 2-tier आर्किटेक्चर। WWW ने पहली बार जो आर्किटेक्चर बनाया दैट इज 2-tier आर्किटेक्चर ओनली। बहुत लंबे समय तक ऐसा बोला जाता है कि 2-tier आर्किटेक्चर चला। रादर आज भी जो स्मॉल स्केल कंपनीज हैं वो 2-tier आर्किटेक्चर को यूज करते हैं। नॉर्मली 2-tier आर्किटेक्चर में क्या होता है पता है स्टूडेंट? सर्वर एक ही होता है, क्लाइंट बहुत सारे होते हैं, और क्लाइंट को जब जब सर्विस चाहिए क्लाइंट मेरे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे
और सर्वर उनको HTTP रिस्पॉन्स भेजेगा। इस सिंपल आर्किटेक्चर को बोलेंगे टू टियर आर्किटेक्चर। कुछ समय बाद ऐसा देखा गया कि टू टियर आर्किटेक्चर के अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस है। ऐसे तो टू टियर आर्किटेक्चर के बहुत सारे डिसएडवांटेज है, लेकिन अपने रेफरेंस के लिए बोलूं तो टू टियर आर्किटेक्चर के मेन 2 डिसएडवांटेज है। टू टियर आर्किटेक्चर का जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है उसका नाम है परफॉर्मेंस डिले। ऐसा बोला जाता है कि अगर सर्वर एक है, हाँ नॉर्मली सर्वर एक ही होता है, और बहुत सारे क्लाइंट ने एक साथ उसको रिक्वेस्ट भेजा, अभी बेचारा एक सर्वर तो एट अ टाइम एक ही क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे सकता है, बरोबर। बहुत सारे जिन्होंने एक साथ भेजा वो तो किसी एक को ही रिस्पॉन्स दे सकता है, बाकी सबको वेट करना पड़ेगा अपना टर्न आने तक। वेट करना पड़ेगा मतलब डिले आएगा, जिस डिले को मैं बोलता हूं परफॉर्मेंस डिले। तो परफॉर्मेंस डिले काफी ज्यादा होता है मेरे टू टियर में। परफॉर्मेंस डिले तब आता है जब बहुत सारे क्लाइंट एक साथ सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं। सर्वर तो किसी एक को ही सर्विस रिस्पॉन्स दे सकता है, बाकी सबको वेट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस डिले। तो हाँ, परफॉर्मेंस डिले बहुत बार देखने को मिलता है टू टियर में। और टू टियर का दूसरा डिसएडवांटेज है सिंगल पॉइंट फेलियर। जैसे मैंने बोला नॉर्मल केस में क्या होता है, सर्वर एक होता है, क्लाइंट बहुत सारे होते हैं। नॉर्मली उस केस में स्टूडेंट अगर कोई एक क्लाइंट फेल हो गया, आर्किटेक्चर को कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्वर बाकी क्लाइंट को सर्विस दे सकता है। लेकिन अगर मेरा सर्वर ही फेल हो गया तो कहना से मेरा पूरा की पूरा आर्किटेक्चर फेल हो जाएगा, राइट ना। कल को अपने लेक्चर में भी आप में से कोई एक एब्सेंट हुआ, लेक्चर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग लेक्चर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं ही अवेलेबल नहीं हूं, कहने से अपना लेक्चर कैंसिल हो जाएगा। इधर भी सेम केस है, क्लाइंट फेल हुआ ठीक है, एक्सेप्टेड, बट अगर सर्वर फेल हुआ तो पूरा की पूरा आर्किटेक्चर हो जाता है फेल। तो सर्वर इज दी वन जो पूरे आर्किटेक्चर को फेल कर सकता है। सर्वर इज दैट सिंगल पॉइंट जो आर्किटेक्चर को फेल कर सकता है। इसके लिए डिसएडवांटेज का नाम है सिंगल पॉइंट फेलियर। तो मेरे टू टियर में सर्वर इज दैट सिंगल पॉइंट विच कैन फेल द एंटायर आर्किटेक्चर। आपको समझा मैंने क्या क्या बोला? तो यार ये मेरे टू टियर के 2 डिसएडवांटेज है, परफॉर्मेंस डिले एंड सिंगल पॉइंट फेलियर। चलो अनम्यूट करो हमेशा की तरह और मुझे बोलिए परफॉर्मेंस डिले कब आएगा? कोई तो अनम्यूट करके मुझे आंसर दीजिए। जब कब बहुत सारे आएगा? क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे। बरोबर, सर्वर तो किसी एक को ही रिस्पॉन्स दे सकता है ना स्टूडेंट, बाकी सबको वेट करना पड़ेगा। जिससे जो डिले आएगा उस डिले को मैं क्या बोलूंगा? परफॉर्मेंस डिले। सिंगल पॉइंट फेलियर में मैंने क्या बोला? कौन फेल तो आर्किटेक्चर फेल, सर्वर। बराबर। अगर सर्वर फेल तो मेरा पूरा की पूरा आर्किटेक्चर क्या हो जाएगा? फेल। WWW कंपनी ने इन 2 डिसएडवांटेज के ऊपर काम किया एंड इवेंचुअली उन्होंने एक नया आर्किटेक्चर डेवलप किया। WWW कंपनी ने जो आर्किटेक्चर डेवलप किया उस आर्किटेक्चर का नाम है 3 टियर आर्किटेक्चर। ऑब्वियसली नाम से पता चलता है आर्किटेक्चर का नाम है 3 टियर, मतलब कहना है उसके अंदर टोटल 3 एंटिटीज रहेंगे। 3 टियर आर्किटेक्चर में उन्होंने क्या किया पता है क्या? जो आपका क्लाइंट था उस क्लाइंट को उन्होंने सेम रखा, क्लाइंट विल रिमेन सेम। व्हाट दे हैड डिड, उन्होंने ना
जो सिंगल सर्वर था उस सर्वर को डिवाइड किया। उन्होंने सर्वर को 2 सर्वर में डिवाइड किया। द फर्स्ट सर्वर इज कॉल्ड एज वेब सर्वर। अच्छा, मैं अभी आपको वेब सिखा रहा हूं, मैं अभी आपको इंटरनेट प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूं, मैं अभी आपको वेब टेक्नोलॉजी सिखा रहा हूं, इसके लिए इसको मैं बोलूंगा वेब सर्वर। वही अगर मैं आपको डीबीएमएस पढ़ाता रहता ना, तो डीबीएमएस में हम लोग इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सर्वर। होता वही है, बंदा वही है, बस अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसका नाम अलग अलग हो जाता है। तो माय फर्स्ट सर्वर इज द वेब सर्वर, वेर एज जो दूसरा सर्वर है उस सर्वर को मैं बोलूंगा डेटाबेस सर्वर। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो सर्वर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। वेब रिलेटेड जो सर्विसेज है वो वेब सर्वर के अंदर भरे गए, एंड डेटाबेस रिलेटेड जो सर्विसेज है वो डेटाबेस सर्वर के अंदर भरे गए। ओवरऑल आर्किटेक्चर के अंदर टोटल 3 बॉक्स, आपको 3 एंटिटीज दिख रहे हैं ना, इसके लिए इस आर्किटेक्चर को मैं बोलूंगा 3 टियर आर्किटेक्चर। तो चलिए देखते हैं अपना 3 टियर आर्किटेक्चर काम कैसे करता है। अगेन क्लाइंट, तुम जानते हो, मैं जानता हूं, कैन आई से क्लाइंट इज नथिंग बट द सर्विस अक्वायरर, बरोबर। तो क्लाइंट मेरा रिक्वेस्ट भेजेगा, क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा, आपको पता है उस रिक्वेस्ट को हम लोग बोलते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट। डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है क्लाइंट ने जो भी रिक्वेस्ट भेजा, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा वेब सर्वर। वेब सर्वर को जब रिक्वेस्ट आता है, वेब सर्वर चेक करता है क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए वो वेब रिलेटेड है या डेटाबेस रिलेटेड है। अगर क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए वो वेब रिलेटेड है, तो मेरा वेब सर्वर खुद ही मेरे क्लाइंट को सेंड करेगा एचटीटीपी रिस्पॉन्स। अगर क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए, अगर वो मेरे पास है, वेब सर्वर के पास है, तो मेरा वेब सर्वर खुद ही उसको देगा रिस्पॉन्स। लेकिन क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए अगर वो वेब सर्वर के पास नहीं है, मतलब कैन आई कमेंट, वो अल्टीमेटली रहेगा आपके डेटाबेस सर्वर के पास। क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए अगर वो वेब सर्वर के पास नहीं है, तो वेब सर्वर रिक्वेस्ट लेगा और वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा डेटाबेस सर्वर को। मतलब वेब सर्वर रिक्वेस्ट को लेके डेटाबेस सर्वर को फॉरवर्ड करता है। डेटाबेस सर्वर अपना सर्विस देगा, लेकिन डेटाबेस सर्वर अपना सर्विस वेब सर्वर को देगा, और वेब सर्वर वो सर्विस फॉरवर्ड करेगा क्लाइंट को। इस आर्किटेक्चर का नाम है 3 टियर आर्किटेक्चर। एम आई क्लियर? मैंने क्या क्या बोला सबने सुना? हेलो, यस सर। रिस्पॉन्स, जरा रिस्पॉन्सिव भैया, इस सब्जेक्ट के अंदर मुझे आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, इट इज नॉट लाइक योर नॉर्मल प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट। इसके अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आप पढ़ने वाले हो, तो जरा रिस्पॉन्सिव रहिए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इधर का इधर ही होना चाहिए सबका। तो चलो मेरे को आंसर दो। 3 टियर आर्किटेक्चर में क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, क्लाइंट का भेजा हुआ रिक्वेस्ट कौन एक्सेप्ट करेगा बताइए मुझे? वेब सर्वर। वेब सर्वर। वेब सर्वर चेक करेगा सर्विस किसके पास है, मेरे पास है या डेटाबेस सर्वर के पास है। अगर वेब सर्वर खुद के पास ही सर्विस है, तो वेब सर्वर वो सर्विस किसको देगा बोलिए? क्लाइंट को। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगा? जब सर्विस किसके पास नहीं रहेगा, वेब सर्वर के पास से। मतलब अल्टीमेटली सर्विस किसके पास है, किससे रिलेटेड है? डेटाबेस सर्वर। तो कह रहे हैं वेब सर्वर वो रिक्वेस्ट खुद डेटाबेस सर्वर को फॉरवर्ड करेगा, डेटाबेस सर्वर उधर से सर्विस लेगा, वेब सर्वर को देगा, और वेब सर्वर उसको फॉरवर्ड करेगा क्लाइंट को। इस सिंपल आर्किटेक्चर का नाम है 3 टियर आर्किटेक्चर। अभी 3 टियर आर्किटेक्चर कैसे काम करता वो तो आपको समझा, एंड
ट्रस्ट मी, अपने सब्जेक्ट के अंदर अपने को 3 टियर आर्किटेक्चर फॉलो करना है। मतलब जो पूरा सब्जेक्ट आपका बांधा गया है ना, वो इस 3 टियर आर्किटेक्चर के बेसिस पे बांधा गया है। हाँ, अभी आंसर को कंप्लीट करूं तो 3 टियर आर्किटेक्चर के अंदर भी डिसएडवांटेजेस है। 3 टियर आर्किटेक्चर का पहला डिसएडवांटेज है सिंगल पॉइंट फेलियर। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने आर्किटेक्चर को अच्छे से देखा तो इन तीनों में भी एक ऐसा बंदा है, अगर वो फेल तो पूरा के पूरा आर्किटेक्चर फेल। आप मुझे बोलो खुद ही, इन तीनों में कौन फेल तो आर्किटेक्चर फेल हो जाएगा रे? सो वेब सर्वर। वेरी गुड, कहना से वेब सर्वर, बराबर ना? वेब सर्वर फेल हो जाएगा तो पूरा के पूरा आर्किटेक्चर फेल हो जाएगा, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होता है भले डेटाबेस सर्वर से होता है, वो वाया वेब सर्वर ही होता है ना स्टूडेंट। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो वेब सर्वर फेल तो पूरा के पूरा आर्किटेक्चर क्या हो जाता है? फेल। एंड 3 टियर का दूसरा डिसएडवांटेज है दिस आर्किटेक्चर इज कॉम्प्लेक्स टू इंप्लीमेंट। इधर आपको 2 सर्वर बिल्ड करने पड़ते हैं। सर्वर बिल्ड करना, अंदर की बात बोलूं तो आज के जमाने में इजी है, लेकिन वो जमाने में हम लोग 1990 की 1995 की बात कर रहे हैं। वो जमाने में सर्वर बिल्ड करना, सर्वर बनाना इटसेल्फ इज अ टीडियस टास्क। तो 3 टियर आर्किटेक्चर का दूसरा डिसएडवांटेज है दिस आर्किटेक्चर इज कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू 2 टियर आर्किटेक्चर। सो दिस इज माय फर्स्ट आंसर, जिसका नाम है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अभी आप बोलोगे सर सब्जेक्ट का नाम तो इंटरनेट प्रोग्रामिंग है, आप ये सब हमें क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि स्टूडेंट, अंदर की बात बोलूं तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला, अपना जो पूरा सिलेबस है वो इस 3 टियर के ऊपर डिपेंडिंग है। स्पेशली आपके पहले 2 एंटिटीज, क्लाइंट एंड वेब सर्वर, सिलेबस के अंदर जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं ना, वो उन एंटिटीज के अंदर यूज किए जाते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, जैसे कि सिलेबस के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले HTML। HTML इज अ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। तो अगर मुझे क्लाइंट साइड एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा HTML। सिलेबस के अंदर हम लोग पढ़ने वाले जावास्क्रिप्ट, अगेन क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है। सिलेबस के अंदर हम लोग इन डेप्थ पढ़ने वाले CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट, अगेन क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है। सिलेबस के अंदर हम लोग पढ़ने वाले DHTML, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मेरे सिलेबस के अलग अलग छोटे छोटे चैप्टर्स है, ये सब मेरे क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है। अगेन सिलेबस के अंदर हम लोग अलग अलग वेब सर्वर टेक्नोलॉजी भी पढ़ने वाले हैं। अभी जब मैं बोलूंगा वेब सर्वर, आप सबको पता है वेब सर्वर क्या क्या काम करता है। क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेगा, चेक करेगा सर्विस मेरे पास है क्या, नहीं है तो डेटाबेस सर्वर से फेच करेगा और क्लाइंट को सेंड करेगा। ये काम करता है वेब सर्वर। लेकिन वेब सर्वर ये करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज करता है। वेब सर्वर ये करने के लिए यूज करता है सर्वलेट, जावा में बनाया जाता है, और आपको तो पता है जावा। यार अगेन सर्वलेट नाम का पूरा एक मॉड्यूल मुझे पढ़ना है आपको। वेब सर्वर के अंदर हम लोग यूज करते हैं JSP, जावा सर्वर पेजेस, अगेन वन ऑफ द चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। वेब सर्वर के अंदर हम लोग यूज करते हैं JSTL, JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरीज, अगेन वेब सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। हम लोग PHP पढ़ने वाले हैं, हम लोग XML पढ़ने वाले हैं, हम लोग रिच इंटरनेट एप्लीकेशन पढ़ने वाले, हम लोग रिएक्ट पढ़ने वाले हैं। तो ये सब मेरे वेब सर्वर के अंदर के टेक्नोलॉजीज है। तो ओवरऑल जो स्केलेटन है वो ये दोनों है, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी और वेब सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। आपके सिलेबस के जो पहले 2 चैप्टर्स है उसके अंदर हम लोग क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं।
एंड बाद के जो तीनों चैप्टर्स है उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले वेब सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। तो पहले दो चैप्टर क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, बाद में के चैप्टर वेब सर्वर टेक्नोलॉजीज। सो दैट इज योर ओवरऑल सिलेबस ऑफ इंटरनेट प्रोग्रामिंग। ठीक है, सिलेबस वगैरह तो हम लोग अपरेंटली देखने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो मैंने ये दो आर्किटेक्चर डिस्कस किए, इज दिस क्लियर एवरीवन? सर यार हाँ बोलिए। आर्किटेक्चर अगर डीबी सर्वर फेल हुआ तो सिस्टम फेल नहीं होगा? अगर डेटाबेस सर्वर फेल हुआ ना तो भी सिस्टम फेल नहीं होगा। क्यों पता है? इन केस अगर क्लाइंट को वेब सर्वर रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए तो वेब सर्वर वो सर्विस दे सकता है। हाँ, अगर डेटाबेस से रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि डेटाबेस सर्वर अगर आपका फेल है तो। बट वेब सर्वर अकेला भी काम कर सकता है। इट इज लाइक इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू टू टियर आर्किटेक्चर, बट द आर्किटेक्चर विल रिमेन। बट वेब सर्वर ही फेल हो गया तो डेटाबेस सर्वर एक्टिव होके भी कोई मतलब नहीं बनता ना, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होता है वो वाया वेब सर्वर ही होता है। इसके लिए यहाँ पे वेब सर्वर इज माय सिंगल पॉइंट फेलियर। ओके सर। ओके स्टूडेंट, हेलो, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, इज दिस क्लियर? शैल वी प्रोसीड? यस सर। यार आप लोग प्लीज आंसर दीजिए। यस सर। डन। चलिए एक काम करेंगे, ये पहला मेरे सिलेबस के अंदर का टॉपिक है। आपको तो पता है, मुझे लगता है मैं नाम देख पा रहा हूं ऑलमोस्ट सारे मेरे ही स्टूडेंट्स हो, जिन्होंने मेरे से मुझे लगता है सीपी पढ़ा है, जावा पढ़ा है, पाइथन पढ़ा है, एओए पढ़ा है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो हम लोग सेम फैशन इधर भी इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं सिखाऊंगा जो भी थियोरी है, आई रेकमेंड यू कि जो भी थियोरी आप अपने नोटबुक के अंदर लिख लीजिए। थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन वो पढ़ना आपको इजी लगेगा। प्रोग्राम्स भी लिख लीजिए। अल्टीमेटली वो ड्राइव वगैरह जैसे हम लोग हमेशा बनाते हैं वो सब बना के मैं आपके साथ सारा डिजिटल कंटेंट शेयर करूंगा। इवन स्टडीज ऐप के ऊपर भी आपको सारा डिजिटल कंटेंट मिल जाएगा। बट स्टिल आई रेकमेंड कि जो भी है नोटबुक के अंदर भी आप लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट? यस सर। यस। तो चलिए, लेट मी स्टार्ट विथ माय फर्स्ट चैप्टर। मेरे पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजी। चैप्टर का नाम लिखे सब लोग। एंड उसके अंदर का पहला टॉपिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर। टू टियर आर्किटेक्चर के इधर मुझे टू टियर का डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपको तो पता है टू टियर का डायग्राम कैसा था, तो इधर मैं बना देता हूं टू टियर का डायग्राम। तो डेफिनेशंस लिखिए और नीचे वो डायग्राम भी बना दीजिए जो मैंने बनाया। ये नीचे टू टियर आर्किटेक्चर के दो डिसएडवांटेजेस लिख दीजिए। आपको तो पता है ये डिसएडवांटेजेस। ओके डन। इसके बाद थ्री टियर आर्किटेक्चर। अगेन आप आंसर लिखना चालू कर दीजिए, तब तक नीचे में इसका भी डायग्राम बना दो। आपको पता है ना थ्री टियर आर्किटेक्चर का डायग्राम कैसा था? क्लाइंट इधर था मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, वेब सर्वर, and the third one was database server. Sir, can you show previous slide? Yeah, just a minute, just a minute. Yes, sir.
हम्म, ओके हुआ? Yes, sir. Thank you, sir. या 3 tier का आंसर कंप्लीट कीजिए विद डायग्राम. ओके, इज इट डन? यस. एंड ये मेरे 3 tier आर्किटेक्चर के दो डिसएडवांटेज. सिंगल पॉइंट फेलियर एंड इट इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू 2 tier. ओके, आई होप इट इज डन. हेलो. Yes, sir. यस स्टूडेंट्स. तो चलिए, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला, ओके लेट मी कीप दिस एंड लेट मी सेव दिस आल्सो. जैसे मैंने आपको पहले भी बोला थोड़ी देर पहले, इधर हम लोग ना मेन इन दो एंटिटीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं, क्लाइंट एंड वेब सर्वर. सो दैट इज योर बेस लाइन. तो लेट्स स्टार्ट. अपने चैप्टर नंबर 1 में हम लोग अलग अलग क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज पढ़ने वाले हैं. अपने चैप्टर नंबर 1 में हम लोग अलग अलग क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं. मतलब अपने चैप्टर नंबर 1 में हम लोग अलग अलग फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज पढ़ने वाले हैं. फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज मतलब जिनको यूज करके वी कैन डेवलप अ फ्रंट एंड, वी कैन डेवलप द यूआई ऑफ योर एप्लीकेशन. हम लोग जो वेबसाइट बनाते हैं, हम लोग जो एप्लीकेशन बनाते हैं, हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका जो यूजर इंटरफेस है वो बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी लगता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी. वेर एज बैकग्राउंड में जो टेक्नोलॉजी काम करता है, डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, डेटा फेच करने के लिए, डेटा रिट्राइव करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं बैकएंड टेक्नोलॉजीज. अपने सिलेबस में हम लोग फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज भी देखने वाले हैं, अपने सिलेबस में हम लोग बैक एंड टेक्नोलॉजीज भी देखने वाले हैं. तो क्लाइंट साइड बोलो तो भी चलेगा, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी बोलोगे तो भी चलेगा. जैसे मैंने बोला, हम लोग बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी अपने पहले 2 मॉड्यूल में देखने वाले हैं. तो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. जो मेरा पहला टेक्नोलॉजी आज मैं स्टार्ट करूंगा, उस टेक्नोलॉजी का नाम है HTML. अभी मुझे लगता है आप में से शायद ही कोई ऐसा रहेगा जिसको HTML के बारे में पता नहीं रहेगा. मुझे लगता है सबको HTML के बारे में पता रहेगा, राइट ना स्टूडेंट? सो एक सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज HTML रे? फुल फॉर्म क्या है उसका? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बरोबर. अगर एक लाइन में कोई भी HTML को डिफाइन करे तो कहना है से इट इज अ लैंग्वेज जिसको यूज करके मैं अलग अलग वेबसाइट या वेब पेजेस क्रिएट कर सकता हूं. बराबर ना? दुनिया के 90% वेबसाइट या वेब पेजेस जिस लैंग्वेज में बनाए गए हैं, दैट इज नथिंग बट HTML. तो HTML को यूज करके हम लोग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं. वेबसाइट सबको पता है, आप सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स हो. वी कैन क्रिएट डिफरेंट वेब पेजेस, वी कैन क्रिएट डिफरेंट डेकोरेटिव पेजेस. अल्दो HTML को अपना काम करने के लिए बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज का भी सपोर्ट लेना पड़ता है, बट HTML इज द मेन लैंग्वेज जिसको यूज करके हम लोग अपना UI या वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं. वैसे तो अभी जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो तो मुझे लगता है सबको पता ही रहेगा, लेकिन क्या बोलते हैं अपने सिलेबस में है तो एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस लेट मी टीच यू. तो मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आपको HTML के बारे में कुछ भी पता नहीं है. मैं बेसिक से चालू करता हूं एकदम. स्टूडेंट, HTML इज अ लैंग्वेज जिसको यूज करके वी कैन क्रिएट वेब पेजेस, वी कैन क्रिएट वेबसाइट. HTML जिस ईयर डेवलप किया गया वो था 1989. 1989 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम है टिम
बर्नर्स ली, उस साइंटिस्ट ने, उस प्रोग्रामर ने HTML डेवलप किया। अकॉर्डिंग टू टीम बर्नर्स ली, उसका कहना यह है कि HTML में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है टैग्स। हाँ, जैसे अपने जावा में, पाइथन में कैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्लास मॉड्यूल्स होते हैं, वैसे HTML में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टैग्स। यू माइट नो, पूरा HTML लिखने के लिए मुझे अलग अलग टैग्स यूज करने पड़ते हैं। तो टैग्स को यूज करके वी कैन क्रिएट आर HTML पेज। नॉर्मली, लेट मी टेल यू, लास्ट टाइम के एग्जाम पेपर में पूछा भी गया था, एक्सप्लेन सिंपल फॉर्मेटिंग HTML टैग्स। तो HTML के अंदर ना अलग अलग फॉर्मेटिंग टैग्स है, जिनको यूज करके हम लोग पेज को, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो क्या बोलते हो, नेकी और पूछ पूछ। चलो, पहले ही लेक्चर में अपना HTML का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टूडेंट, HTML का कोड आपके जावा की तरह मैं नॉर्मल नोटपैड के ऊपर भी लिख सकता हूं। HTML का कोड वी कैन राइट ऑन नॉर्मल नोटपैड, और नोटपैड को ना कुछ तो नाम देके .html एक्सटेंशन से सेव करके आप कोड को रन कर सकते हो। HTML के लिए आपको कोई भी खास सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती, बस आपके पास वेब ब्राउजर इंस्टॉल होना चाहिए। आप HTML का कोड रन करके टेस्ट कर सकते हो। तो लेट मी टेल यू, HTML का कोड आप नोटपैड के ऊपर भी लिख सकते हो, चलेगा। लेकिन अपने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने, रादर बहुत सारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस ने भी अपने इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए जो एप्लीकेशन यूज करना प्रपोज किया है, उस एप्लीकेशन का नाम है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। जरा कोई तो अनम्यूट करके मुझे बताइए रे, मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है क्या? यस Yes, सर। sir. स्टूडेंट, ये ना मेरे VS कोड का विंडो है, विजुअल स्टूडियो कोड का बेसिकली UI है। अभी नेक्स्ट टाइम, जैसे मैं, आपको तो पता है हमेशा करता हूं, आपको एक ड्राइव लिंक शेयर करूंगा, और ड्राइव लिंक के अंदर मैं मेरे ड्राइव के ऊपर बेसिकली ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वैसे तो गूगल के ऊपर भी अगर आप VS कोड डाउनलोड टाइप करोगे तो आपको इजीली ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो जाएगा। तो इस सॉफ्टवेयर को यूज करके बेसिकली अपने इंटरनेट प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के हम लोग सारे प्रोग्राम्स टेस्ट करने वाले हैं, हम लोग सारे प्रोग्राम्स रन करके देखने वाले हैं। बेसिकली एक्सप्लोर जब आप ओपन करोगे ना, तो एक्सप्लोरर के अंदर आपको फोल्डर सेलेक्ट करने बोला जाएगा। इधर ना मैंने मेरे डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाया है IP प्रोग्राम्स करके, तो मैं सारे प्रोग्राम्स इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ही सेव करता रहूंगा, सो दैट आप लोगों के साथ भी शेयर करना मेरे लिए इजी हो। तो IP प्रोग्राम्स करके एक फोल्डर है जिसके अंदर हम लोग अपने सारे प्रोग्राम्स लिखने वाले हैं। फोल्डर क्रिएट करने के बाद आप फाइल के ऊपर जाके न्यू फाइल सेलेक्ट कीजिए। आइदर आप इस तरीके से भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल क्लिक करके, या इसके ऊपर भी इधर एक ऑप्शन है न्यू फाइल करके, अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा है तो उसके ऊपर क्लिक करके भी आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद उसका डिफॉल्ट नाम आप देख रहे हो Untitled 1 करके दिख रहा है। इट इज ऑलवेज बेटर कि जैसी फाइल बनाओ उसको आप नाम दे दो, कुछ तो उसका नॉमेनक्लेचर सेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेरा फाइल है करंटली, क्या ना, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर मैंने कुछ भी लिखा नहीं लिखा, बरोबर आपको भी दिख रहा है। इसका डिफॉल्ट नाम है Untitled 1। लेट मी गिव द नेम टू द फाइल। नाम देने के लिए अगेन फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा, ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा सेव एज।
चलिए, आप देख रहे हो मेरे डेस्कटॉप के ऊपर एक ऑड 2022 करके फोल्डर है जिसके अंदर आईपी प्रोग्राम्स, हाँ आईपी प्रोग्राम से था बरोबर, आईपी प्रोग्राम्स करके फोल्डर है जिसके अंदर मैं अपने सारे प्रोग्राम लिखने वाला हूं। तो इस पर्टिकुलर फाइल को अनटाइटल्ड वन नहीं, इस पर्टिकुलर फाइल को फॉर्मेटिंग, ऐसा एक रैंडम कुछ तो नाम दे देता हूं मैं। मुझे अभी आपको अलग अलग फॉर्मेटिंग टैग्स सिखाने हैं। इसके लिए अज्यूम करता हूं कि मेरे फाइल का नाम भी रहेगा फॉर्मेटिंग करके। नाम कुछ भी दो, P1, प्रोग्राम 1, टेक्स्ट 1, अनटाइटल 1, कुछ भी तो चलेगा। एक्सटेंशन मात्र .html रखो। तो आप देखो ना, मैंने मेरे फाइल को नाम दिया formatting.html। लेट मी सेव। तो अभी अब देखिए formatting.html करके इधर नाम आ गया। तो ये मेरा फाइल है जिसके ऊपर मुझे मेरा HTML का कोड लिखना है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक बार बोला, फिर से याद दिलाना चाहूंगा, HTML का कोड आप सिंपल से नोटपैड के ऊपर भी लिख सकते हो, लेकिन इसके ऊपर लिखना प्रेफरेबल है, रेकमेंडेड है, तो हम लोग भी इसी को यूज करेंगे। हाँ, तो इसके ऊपर अभी मैं HTML का कोड लिखने जा रहा हूं। लेट मी स्टार्ट। आप सबको पता है HTML का कोड हमेशा टैग्स के अंदर होता है। तो लेट मी स्टार्ट विथ माय HTML टैग। तो आपको तो पता है ना, HTML टैग से मुझे मेरा प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ता है, और क्लोज भी ना स्टूडेंट /HTML से करना पड़ता है। तो HTML से स्टार्ट करो और /HTML से खत्म करो। पूरा कोड इस HTML के अंदर मुझे लिखना पड़ता है, मतलब इस HTML टैग्स के अंदर लिखना पड़ता है। मेरी आवाज आ रही सबको? मैंने अभी तक जो भी बोला सबने सुना? क्लियर है सबको? यस सर। कुछ डाउट है इधर किसी को? सर वो VS कोड में प्लगइन्स में इंस्टॉल कुछ नहीं करना रहेगा ना HTML के रिलेटेड? नहीं नहीं नहीं, HTML सिंपल है। जैसे जैसे वो रिएक्ट बिएक्ट के प्रोग्राम आएंगे ना, आई लेट यू नो कि कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अदरवाइज इट इज सिंपल। सुना आपने? यस सर। यस, मैं आपके साथ सब शेयर करूंगा, आप वही वर्जन यूज कीजिए। ओके, चलिए। तो HTML टैग से मैंने चालू कर दिया। सब लोग का ध्यान सिर्फ स्क्रीन की तरफ। HTML के अंदर बेसिकली दो सेक्शंस होते हैं। HTML के अंदर दो सेक्शन होते हैं। जो मेरा पहला सेक्शन होता है, उस पर्टिकुलर सेक्शन को मैं बोलता हूं हेड। हेड सेक्शन के अंदर ना वैसे तो अलग अलग टैग्स भी होते हैं, आगे जाके हम लोग उनको देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हेड सेक्शन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टैग है, मैं उसको यूज करता हूं। हेड सेक्शन के अंदर जो टैग होता है, उस टैग का नाम है टाइटल टैग। दोस्तों, हेड सेक्शन के अंदर और भी टैग्स होते हैं। फिलहाल मैं उन टैग्स को नहीं लिखने वाला, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग उनको देखने वाले हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर जो भी लिखूंगा ना, वो मेरे वेब पेज के टाइटल बार के ऊपर दिखाई देगा। टाइटल बार पता है ना, जैसे अभी इधर कैसे आपको टाइटल बार के ऊपर ये फाइल एडिट वगैरह दिख रहा है। आप कोई भी अगर पेज ओपन करो तो इधर कैसे आपको, फॉर एग्जांपल मैं ये ब्राउजर ओपन करता हूं, तो इधर कैसे टाइटल बार आपको ये ऊपर का दिख रहा है। टाइटल बार के ऊपर आपको जो चाहिए वो आपको टाइटल टैग के अंदर लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने लिखा फॉर्मेटिंग टैग्स, तो ये मेरे टाइटल बार के ऊपर मुझे दिखाई देगा। जैसे ऑलरेडी बोला, जो टैग को चालू किया उस टैग को स्लैश करके क्लोज करना पड़ता है। तो देखिए टाइटल टैग के अंदर मैंने लिखा फॉर्मेटिंग टैग, तो मेरे टाइटल बार के ऊपर मुझे, सॉरी, मेरे टाइटल बार के ऊपर फॉर्मेटिंग टैग्स ये टेक्स्ट मुझे दिखाई देगा। फिलहाल मैं हेड सेक्शन के अंदर इतना ही लिखने वाला हूं, तो मैं हेड सेक्शन के बाहर आ जाता हूं। पॉइंट नंबर 1, हेड सेक्शन इधर मुझे आपको सिखाना था, इसके लिए लिखा। हेड सेक्शन को लिखना कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहो तो हेड सेक्शन को यहां पे स्किप करोगे तो भी चलेगा।
अगर मुझे टाइटल बार में कोई ज्यादा खास रुचि नहीं है तो मैं मेरे पूरे के पूरे हेड सेक्शन को यहाँ पे स्किप करूंगा तो भी चलेगा। हेड सेक्शन को स्किप करोगे चलेगा, लेकिन हेड सेक्शन के बाद जो सेक्शन है बॉडी, उसको स्किप करोगे नहीं चलेगा। बॉडी सेक्शन नीड टू बी रिटन कंपल्सरी। तो इधर आपने देखा मैंने चालू किया मेरा बॉडी सेक्शन। पूरा कोड जो है, जैसे जावा में सी में कैसे पूरा कोड नॉर्मली मुझे मेन मेथड के अंदर लिखना पड़ता है, वैसे इधर भी पूरा कोड मुझे लिखना पड़ता है मेरे बॉडी सेक्शन के अंदर। फाइन। बॉडी का जो एक नॉर्मल पैरामीटर यूज किया जाता है बॉडी का, उस पर्टिकुलर पैरामीटर का नाम है बीजी कलर। बीजी कलर इस पर्टिकुलर पैरामीटर को यूज करके आप ना आपके वेब पेज का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो। तो मुझे जो भी बैकग्राउंड कलर सेट करना है उस पर्टिकुलर कलर का नाम देके मैं मेरे पर्टिकुलर वेब पेज का बैकग्राउंड कलर यहां पे सेट कर सकता हूं। अच्छा, बीजी कलर यूज करना भी कंपलसरी नहीं है, आप सिर्फ बॉडी लिखो चलेगा। बाय डिफॉल्ट आपका बैकग्राउंड कलर माना जाएगा व्हाइट, लेकिन बीजी कलर इस पैरामीटर को यूज करके मैं मेरे पेज का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल इस बार मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए रेड, तो मैं लिखूंगा बीजी कलर इज इक्वल टू रेड। अलग अलग शेड्स कैसे सेट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एक क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट लेवल का पहला प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल यहां पे मैंने बैकग्राउंड कलर रखा मेरे पेज का रेड। अंदर आता हूं मैं, मुझे इधर आपको अलग अलग फॉर्मेटिंग टैग्स सिखाने हैं, बरोबर। जो मेरा सबसे पहला फॉर्मेटिंग टैग है उस पर्टिकुलर टैग का नाम है आई। आई रिप्रेजेंट करता है इटैलिक टेक्स्ट। स्मॉल आई लिखोगे तो भी चलेगा, कैपिटल आई लिखोगे तो भी चलेगा। स्टूडेंट आई टैग के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो इटैलिक में डिस्प्ले होगा। इटैलिक ओरिएंटेशन कैसे होता है सबको पता है ना, इटैलिक टेक्स्ट कैसे होता है ना बोल्ड इटैलिक वगैरह। तो आई टैग के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो इटैलिक में डिस्प्ले हो जाएगा। उसके लिए पहला फॉर्मेटिंग टैग है आई। इसका आंसर भी बाद में अपने को लिखना है, इट्स अ थियोरी टॉपिक फॉर्मेटिंग टैग्स। मैंने बोला भी लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था विद एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल ही बिल्ड कर रहे हैं। तो आई टैग के अंदर जो भी लिखूंगा वो इटैलिक में डिस्प्ले होगा। आप स्मॉल आई लिखोगे तो भी चलेगा जैसा मैंने लिखा है, कैपिटल आई लिखोगे तो भी चलेगा। एक और टैग है जो हम लोग HTML में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उस पर्टिकुलर टैग का नाम है BR। BR स्टैंड फॉर लाइन ब्रेक। BR ना सेल्फ क्लोजिंग टैग है। HTML के अंदर कुछ ऐसे टैग हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो /BR लिखने की जरूरत नहीं है, सेल्फ क्लोजिंग है। जब जब मेरा HTML BR टैग को देखेगा वो लाइन को ब्रेक करेगा, मतलब नए लाइन में हम लोग जाएंगे। इट्स लाइक \n ऑफ योर जावा। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए मेरा BR टैग, तो पहले दिखाई देगा इटैलिक टेक्स्ट इन इटैलिक, और बाद में BR टैग को यूज करके मैंने लाइन को कर दिया ब्रेक। आगे जो मेरा नेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है उसका नाम है B। B स्टैंड फॉर बोल्ड। B टैग के अंदर मैं जो भी टेक्स्ट लिखूंगा वो बोल्ड में दिखाई देगा। बोल्ड मतलब आपको पता है, तो अगर मुझे मेरा टेक्स्ट बोल्ड में चाहिए, सॉलिड टेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं B टैग यूज करता हूं। आगे ना स्टूडेंट स्मॉल भी यूज करूंगा तो भी चलेगा जैसे मैंने किया है, या कैपिटल भी यूज करूंगा तो भी चलेगा। तो B टैग को यूज करके आई कैन डिस्प्ले बोल्ड टेक्स्ट। ये लाइन डिस्प्ले होने के बाद भी मुझे लाइन को ब्रेक करना है, तो इधर मैं यूज करता हूं BR। नेक्स्ट जो फॉर्मेटिंग टैग है, उस पर्टिकुलर टैग का नाम है U। U स्टैंड फॉर
अंडरलाइन टेक्स्ट, यू टैग के अंदर मैं जो भी लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं सैंपल के लिए लिख रहा हुआ अंडरलाइन टेक्स्ट करके, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। तो अगर मुझे किसी के भी टेक्स्ट के पीछे अंडरलाइन चाहिए और नीचे अंडरलाइन चाहिए, तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा यू टैग। तो आई इटैलिक में डिस्प्ले करने के लिए, बी बोल्ड में डिस्प्ले करने के लिए, सॉलिड डिस्प्ले करने के लिए, यू अंडरलाइन के लिए। तो अगर मुझे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन चाहिए तो उसके लिए मैं यूज करूंगा यू टैग। यू के अंदर आप जो भी लिखोगे, जैसे मैंने सैंपल के तौर पे लिखा अंडरलाइन टेक्स्ट, उसके नीचे आ जाएगा अंडरलाइन। इधर अगेन बी आर लाइन को ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट जो मेरा फॉर्मेटिंग टैग है, यस, उस पर्टिकुलर टैग का नाम है, उस पर्टिकुलर टैग का नाम है स्मॉल। स्टूडेंट स्मॉल करके टैग है। इस स्मॉल टैग के अंदर आप जो भी लिखते हो ना, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का वो साइज, फॉन्ट कम कर देता है। तो अगर मुझे मेरे पर्टिकुलर टेक्स्ट का साइज कम करना है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा स्मॉल टैग। आपको पता है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट में हम लोग साइज कैसे कम करते हैं, बरोबर ना? उसके लिए साइज कम करने के लिए एक स्क्रॉल बार होता है। इधर साइज कम करने के लिए स्मॉल करके टैग है। स्मॉल टैग के अंदर मैं जो भी लिखूंगा, फॉर एग्जांपल इधर मैंने सैंपल के तौर पे लिखा आई एम स्मॉल टेक्स्ट, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का जो साइज है वो कम रहेगा। नॉर्मली अगर आपने स्मॉल टैग यूज किया ना, तो वो टेक्स्ट का साइज 2 पॉइंट से कम करता है। इट डिक्रीज द साइज ऑफ द टेक्स्ट बाय 2 पॉइंट। अगेन एक लाइन ब्रेक करता हूं। स्मॉल का एक वेरिएशन भी है। अगर मैंने 2 बार स्मॉल यूज किया ना स्टूडेंट, 2 बार, तो वो आपके टेक्स्ट का साइज 2 बार कम करेगा। आपको पता है, एक बार स्मॉल यूज किया तो 2 पॉइंट से कम करता है, 2 बार स्मॉल यूज किया तो 2 + 2 वो आपके टेक्स्ट का साइज 4 पॉइंट से कम करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैंने लिखा आई एम टू स्मॉल टेक्स्ट। अगेन 2 बार मैंने स्मॉल को ओपन किया है, तो इधर मुझे 2 बार उसको खत्म भी करना पड़ेगा। एक मिनट, तो आप देखिए मैंने 2 बार स्मॉल को ओपन किया तो मुझे 2 बार स्मॉल को क्लोज भी करना पड़ेगा। अगेन यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं, आप 2 ही बार नहीं 3 बार भी यूज कर सकते हो, वो और टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कम कर देगा। तो स्मॉल टेक्स्ट या स्मॉल टैग को यूज करके हम लोग अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कम कर सकते हैं। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है, जो आपको आंसर में लिखना है, लाइन ब्रेक करके हम लोग लाइन को ब्रेक करते हैं, उस पर्टिकुलर टैग का नाम है SUB। SUB स्टैंड फॉर सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट। सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट मुझे नॉर्मली तब डिस्प्ले करना होता है जब मैं कोई फॉर्मूला या कोई कंपाउंड फॉर्मूला बेसिकली यूज करता हूं। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में लिखते हैं ना H2O। अभी कहना से 2 जो है वो थोड़ा सा नीचे के साइड पे आना चाहिए, बरोबर ना, H2O के कंपाउंड फॉर्मूला में। तो 2 के लिए मैं यूज करूंगा सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट। वही x² अगर मुझे लिखना है मैथमेटिकल में, तो कहने से ये जो 2 है वो ऊपर के साइड पे आना चाहिए, उसको मैं बोलता हूं सुपरस्क्रिप्टेड टेक्स्ट। तो नीचे चाहिए तो सब्सक्रिप्टेड, ऊपर के साइड पे चाहिए तो सुपरस्क्रिप्टेड। स्टूडेंट अगर मुझे कोई सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए SUB सब करके टेक्स्ट है। सब के अंदर मैं जो भी लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं ऐसे रैंडमली कुछ तो लिखता हूं, सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट, उसका जो पर्टिकुलर ओरिएंटेशन है ना वो सब्सक्रिप्टेड रहेगा।
नीचे के साइड पे रहेगा। वही अगर मैंने एक और टैग लिखा जिसका नाम है SUP, SUP स्टैंड फॉर सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट, इसके अंदर स्टूडेंट मैं जो भी लिखूंगा उसका ओरिएंटेशन ऊपर के साइड पे रहेगा, सुपर स्क्रिप्टेड रहेगा। तो सब्सक्रिप्टेड चाहिए तो SUB, सुपर स्क्रिप्टेड चाहिए तो SUP। तो आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के अंदर ये 5-6 फॉर्मेटिंग टैग्स उन्होंने दिए हैं, जिन पर्टिकुलर टैग्स को यूज करके हम लोग अपना फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैं आपको पहले क्लियर बता दूं, ये मेरा पहला प्रोग्राम था। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रोग्राम आता रहेगा, अपने आपके लोअर स्टैंडर्ड में ये HTML वगैरह पढ़ा रहेगा, बट मैं थोड़ा सा अज्यूम करके चलता हूं कि किसी को कुछ भी नहीं आता और उससे स्टार्ट करता हूं, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट रहेंगे दोज हु डोंट नो दैट मच HTML। उम्मीद करता हूं जो जो मैंने अभी तक लिखा सबको समझा। इज दिस क्लियर एवरीवन? कुछ डाउट है Yes, इधर sir. किसी को? No, sir. Am I going too slow for you? Or it is okay? It is Hello? okay, sir. Okay, student. ये मेरे सारे फॉर्मेटिंग टैग्स है। अपार्ट फ्रॉम दीज फॉर्मेटिंग टैग्स, यार अदर एक काम करते हैं, इसको पहले ना रन करके देखते हैं। मेरा प्रोग्राम तो मैंने लिख दिया, इधर आप देख रहे हो मेरा बॉडी टैग खत्म, इधर आप देख रहे हो मेरा HTML टैग खत्म। आपको पता है मेरे पर्टिकुलर फाइल का नाम है formatting.html, ठीक है? आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके, फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके रन कोड या ओपन विथ लाइव सर्वर ये क्लिक कर सकते हो, या बेसिकली इधर भी एक बटन है गो लाइव करके, उसके ऊपर भी क्लिक करके मेरे पर्टिकुलर कोड को रन कर सकते हो। आप देख रहे हो मेरा कोड रन हुआ, इटैलिक टेक्स्ट आया, बोल्ड टेक्स्ट आया, अंडरलाइन टेक्स्ट आया, आई एम स्मॉल टेक्स्ट आया। अगर आप इसको और आई एम टू स्मॉल टेक्स्ट को कंपेयर करोगे तो आई एम टू स्मॉल टेक्स्ट देखा, उसका ओरिएंटेशन और भी कम है। सब्सक्रिप्टेड जैसे हमने बोला था नीचे के साइड पे आया, सुपर स्क्रिप्टेड ऊपर के साइड पे आया। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ डिफरेंट फॉर्मेटिंग टैग स्टूडेंट। इज इट क्लियर एंड विजिबल टू यू? Yes, sir. Yes. Apart from this, with your permission, let me use one more tag. मेरे सिलेबस के अंदर वो टॉपिक है, इसके लिए ले रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और टैग में यूज करता हूं, लेट मी यूज BR लाइन ब्रेक फॉर हियर। एंड जो टैग मैं अभी यूज कर रहा हूं उस पर्टिकुलर टैग का नाम है एंकर टैग। एंकर टैग के लिए ए करके टैग है, ए। अगेन स्मॉल ए यूजर करोगे तो भी चलेगा, कैपिटल ए यूजर करोगे तो भी चलेगा। ए स्टैंड फॉर एंकर टैग। एंकर टैग का यूज बोला जाता है अगर मुझे मेरे HTML के अंदर कोई भी हाइपरलिंक डिस्प्ले करना है। हाइपरलिंक मतलब समझ में आता है ना? अगर मुझे मेरे वेब पेज के अंदर कोई भी लिंक डिस्प्ले करना है, लिंक जिसके ऊपर क्लिक करके मैं कोई भी वेब पेज ओपन कर सकता हूं, तो अगर मुझे कोई भी लिंक डिस्प्ले करना है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा एंकर टैग, हाइपर लिंक टैग। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मेरे पेज के ऊपर ना एक टेक्स्ट आना चाहिए, सपोज माय गूगल करके, और जब इस वर्ड के ऊपर या इस फ्रेज के ऊपर मैं क्लिक करूंगा मेरा गूगल का पेज ओपन होना चाहिए। मेरा रिक्वायरमेंट ये है। अगर मैं ये चाहता हूं कि दिखना चाहिए माय गूगल, लेकिन जब उसके ऊपर क्लिक करूंगा गूगल का पेज मेरे सामने ओपन होना चाहिए, अगर मेरा रिक्वायरमेंट ये है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा एंकर टैग। एंकर टैग का जो पैरामीटर होता है उस पर्टिकुलर पैरामीटर का नाम है HREF, हाइपरलिंक रेफरेंस बोलते हैं उसको। इज इक्वल टू करके स्टूडेंट
आप जो यूआरएल दोगे उस एड्रेस को वो ओपन करेगा। जैसे इधर मैंने थोड़े देर पहले बोलते बोलते बोला मुझे गूगल का पेज सपोज ओपन करना है, तो आप सबको तो गूगल का यूआरएल पता है, https://www.google.co.in। तो बेसिकली मुझे ये वाला पेज ओपन करना है, तो हाइपरलिंक रेफरेंस के अंदर मैं उसका एड्रेस डालूंगा। इधर मेरा टैग खत्म। आगे मुझे जो टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, आपको तो पता है मैंने क्या बोला था, माय गूगल के ऊपर क्लिक करके गूगल का पेज ओपन होना चाहिए, बरोबर। तो इस टैग के अंदर मैं लिखूंगा माय गूगल, तो आपको टेक्स्ट दिखाई देगा माय गूगल, लेकिन जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आपका गूगल का पेज, मतलब जो भी आपने यूआरएल दिया है वो पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाएगा। इज दिस क्लियर? इधर मैंने एक नया टैग आपको सिखाया, जिस पर्टिकुलर टैग का नाम है एंकर टैग, ए टैग। आपने तो देखा मैंने इस बार प्रोग्राम के अंदर चेंज किया, तो कंट्रोल एस करके मैं मेरे प्रोग्राम को करता हूं सेव। अगेन मैंने मेरे पर्टिकुलर प्रोग्राम को कर दिया सेव, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको रन करते हैं। आप देख रहे हो बाकी सब आउटपुट तो सेम ही है, बस एक नया टेक्स्ट आया माय गूगल करके। एंड ये मेरा हाइपर लिंक है ना स्टूडेंट, जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा आप देख रहे हो मेरा गूगल का पेज ओपन हो गया। तो हाइपर लिंक और एंकर टैग इज द टैग, जिस पर्टिकुलर टैग को यूज करके हम लोग कोई भी वेब पेज ओपन कर सकते हैं। चलिए मैंने बहुत बड़बड़ कर लिया, अभी तक मैंने जो जो बोला, इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. कंफर्म स्टूडेंट? आई नो दे आर क्वाइट सिंपल, यू माइट ऑलरेडी सीन इट, बट क्या बोलते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला, एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस और एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस हम लोग इस आंसर को भी लिख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मतलब आपका जो नोटबुक रहेगा वो फुल प्रूफ रहेगा, उसके अंदर सब कुछ रहेगा। तो लेट स्टार्ट राइटिंग द आंसर। मेरा टॉपिक क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर HTML। थोड़ा सा पहले HTML का ये 3-4 लाइन का थियोरी लिखिए एंड देन फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में लिखते हैं। प्लीज कंप्लीट कीजिए। डन हुआ लिख के? शैल आई चेंज द स्लाइड? Yes, sir. Yeah, these are HTML formatting tags. अपने सिलेबस के अंदर का टॉपिक है ये, तो आंसर में सारे टैग्स के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखने का, आप लिख रहे हो ये सब, और फिर उनका एग्जाम्पल देने का। कंप्लीट दिस। Yes, sir. फॉर्मेटिंग टैग्स लिखे, यस। क्रिएटिंग हाइपरलिंक ये भी लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता है ना दोनों का एग्जाम्पल हमने एक ही लिया है, एंड बाद में हम लोग दोनों का एग्जाम्पल लिखते हैं। ओके, अब ये दोनों का एज अ एग्जाम्पल हम लोग वो कोड लिखेंगे जो अभी अभी हमने किया। सो एग्जाम्पल बोल के ये कोड कंप्लीट कर दीजिए। जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, मैं एक नेक्स्ट टाइम गूगल ड्राइव बनाऊंगा, ड्राइव का लिंक आप सबके साथ शेयर करूंगा, और उस ड्राइव के ऊपर हम लोग जो जो प्रोग्राम ले रहे हैं, वैसे तो सारे प्रोग्राम आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख तो रही ही हो, लेकिन सारे प्रोग्राम्स का सॉफ्ट कॉपी भी उस ड्राइव के थ्रू आपको मिल जाएगा। प्लस हम लोग जो अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, जैसा अभी विजुअल स्टूडियो है, कुछ प्रोग्राम के लिए नेटबिन्स लगने वाला है, कुछ प्रोग्राम के लिए माई एसक्यूएल लगने वाला है, कुछ प्रोग्राम के लिए रिएक्ट लगने वाला है, नोड जेएस लगने वाला है। ये सारे सॉफ्टवेयर भी उस पर्टिकुलर ड्राइव के ऊपर आपको अपलोड करके अवेलेबल करके दूंगा, ठीक है। प्लस ये सारे प्रोग्राम आपका जो ऐप है स्टडीज, उस ऐप के ऊपर भी सारे प्रोग्राम्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो बेसिकली आज एज ए इंट्रोडक्टरी लेक्चर इधर इतना ही देखने वाले हम लोग।
नेक्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट, कुछ और टैग्स और सीएसएस, इन सब का हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से एक्चुअली हम लोग अपने सब्जेक्ट को करते हैं स्टार्ट। उम्मीद करता हूं जो भी मैंने पढ़ा है सबको समझा रहेगा। वी विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट टाइम। चलिए, बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।